नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 8 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में GK GS, करेंट अफेयर है ना, तथा अंग्रेजी के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्न है ना। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। अब देखिए ना, कल शाम को 8:30 बजे 9 बजे मैंने पढ़ाया भी है कि मानसून परिवर्तन ये की जो महीना होती है, और ये भी आपके एग्जाम में आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन लगता है कान लगा के सुनते ही रहते हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। ये मैं मजाक कर रहा हूँ भैया। चलिए आगे शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे जिनको एग्जाम देना है। और ये सभी के सभी प्रश्न भेजने का जो श्रेय है, पूजा नाम है इन बच्चे का, एक बच्चे का ममता, दिनकर जी, देविंदर जी, चंदन जी, मृगंगा और इनके अलावा मनीष, ये जो हैं 6-7 बच्चे मिलके ये सभी के सभी प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर आप GK GS के अलावा 12 अंग्रेजी के एंटो साइनो, वन वर्ड और ईडियम के प्रश्न भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया है, पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो जानकी प्रसाद है ना, ये आपका बनारस घराने से संबंधित है। जानकी प्रसाद, बनारस घराने के फाउंडर कौन है? तो पंडित राम सहाय जो हैं ये आपके बनारस घराने के फाउंडर हैं। बनारस घराने के अन्य कलाकार में बात करें तो पंडित समता प्रसाद, गुदई महाराज, लच्छू महाराज है ना। इसके अलावा ठुमरी की रानी जो आप समझते हैं ना, ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? गिरजा देवी को, पंडित रविशंकर साहब। तो ये सभी के सभी भी बनारस घराने से ही संबंधित होंगे है ना। ठुमरी की रानी गिरजा देवी, पंडित रविशंकर सितार प्लेयर, लच्छू महाराज, समता प्रसाद, ये सभी के सभी आपके बनारस घराने से ही संबंधित है। मैंने आपको बता रखा है कि बनारस घराना क्या करते हैं, या तो तबला बजाएंगे या आपका कथक नृत्य से संबंधित रहेंगे। लखनऊ घराने का भी सेम कहानी है, लगभग कथक से संबंधित रहते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, ये किस घराने से हैं? कालका बिंदा, लखनऊ घराने से। इनके अलावा पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, पंडित मणिशंकर, पंडित M वेंकटेश, ये किस घराने से है? किराना घराना से। थोड़ा सा वेंकटेश साहब में स्टार लगा लेंगे। ये किराना के साथ साथ ग्वालियर घराने से भी जुड़े रहे थे पंडित M वेंकटेश साहब, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित जसराज किस घराने से हैं? मेवाती घराने से हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जाकिर हुसैन साहब का पिताजी अल्लाह रखा पंजाब घराने से हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मीट खाता है, मानव का मांस खा लेता है, ऐसे भी प्राणी हैं इस दुनिया में, तो उसे क्या कहा जाता है? कैनिवल। क्या कहा जाता है? कैनिवल कहा जाता है। आने वाले शिफ्ट के लिए जो सिर्फ घास फूस खा के ही रहते हैं, यानी साग सब्जी खा के ही रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्बीवोरियस। क्या कहते हैं? हार्बीवोरियस। इसके अलावा जो मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्निवोरियस। और जो मांस भी खाता हो और हर्ब वाला चीज भी खाता हो, यानी शाकाहारी का चीज भी खाता हो और मांसाहारी का, उसे क्या कहते हैं? ओमनीवोरियस। तो अंग्रेजी के अंदर जहां भी ओमनी लगा है ना, इसका मतलब इन्हें दो तरफा रिजल्ट देगा। जैसे है ना, ओमनीवोरियस हो गया कि भाई जो आपका शाकाहारी का भी खा लेता है, मांसाहारी का भी खा लेता है। ठीक है। इसके अलावा पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। कॉमन सा प्रश्न है, नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ की मंदिर। प्रसिद्ध अंकोर वाट की मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में स्थित है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अंकोर वाट की मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। हिंगोल माता का मंदिर कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। आज मैं अगर विदेशी मंदिर पूछा है तो विदेशी ही पूछेंगे, इसीलिए विदेशी का कुछ यहाँ पे रख दिया हूँ है ना। इसके अलावा पोटाला मठ कहाँ पे है? तो ये लहासा में स्थित है का पोटाला मठ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे है ना। इनके अलावा बमियान, ये सब तो जानते ही होंगे, बमियान के ऊपर पिक्चर बन गया भाई। इसके अलावा लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, ये तंजौर में चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया है। भीतरगांव की मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। खजुराहो की मंदिर मध्य प्रदेश के जो है खजुराहो में स्थित है। तो ये सब कुछ मंदिरें हैं जिन्हें आपको ध्यान
ध्यान रखना है। बाद बाकी पटना का जो है हनुमान मंदिर स्टेशन के पास है, बड़े ही फेमस हैं, उन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कमाई पटना के हनुमान मंदिर भी करते हैं क्योंकि वहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इनके अलावा किस राज्य में ड्री फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? भैया ड्री फेस्टिवल आज नहीं, जीडी के प्रैक्टिस सेट में बताया था, और जो आपका सीजीएल या फिर सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आए भी थे तो ये रिपीट भी किया गया था, तो वहाँ भी बताया था। इसीलिए मैं परसों सोलंग, मोपिन और मुखौटा बताया, लेकिन ड्री फेस्टिवल नहीं बताया क्योंकि ये जो है तो कॉमन है, सभी जानते हैं भाई, फसली त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जुलाई महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये जो है आपका कॉर्प वाला त्यौहार है, फसली त्यौहार है। फसली मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित भैया जो अंग्रेजी मीडियम से। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख फसली त्यौहार है जो जुलाई में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनके बारे में बता दिया। ड्री महोत्सव, ड्री महोत्सव है ना, ड्री जो है पेड़ होते हैं उसके पास करते हैं। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अन्य त्यौहार, अच्छा ये नहीं बोलिएगा कि ड्री जो है पेड़ का नाम है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अन्य त्यौहार कौन सा भाई? सोलुंग है, मोपुइन है, लोसार है। ये सब कहाँ पे होती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती है। लोसार इनके अलावा भी होती है, जो मैंने बता रखा है। लोसार आपका हिमाचल प्रदेश में भी होती है और लोसार आपका जी लद्दाख में भी होती है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है। इसके अलावा मुखौटा नृत्य या फिर इसे हम युद्ध नृत्य भी कहते हैं, युद्ध डांस, तो ये आपका कहाँ पे होता है? ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही होती है। इसके अलावा मेघालय की प्रमुख त्योहारों में खासी त्यौहार है जो खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया, ये 3 प्रकार के जनजाति जो है बहुतायत पाए जाते हैं। साथ ही साथ गारो, खासी और जयंतिया अपने आप में क्या है? पर्वतों के श्रेणी भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। पर्वतों के श्रेणी भी है गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ पे? मेघालय में। इसी कारण मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होता है इंडिया के अंदर टकराने से, है ना। इनके अलावा मेघालय में के जो स्थान है मासिन राम, ये मासिन राम नामक जगह है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार होते हैं जो आपका दिसंबर के शुरुआती दिनों में 10 दिनों तक होती है। सेक्रेनी फेस्टिवल, ये भी आपका नागालैंड में ही मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक बार एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा कि हॉर्नबिल त्यौहार सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया आधुनिक स्वरूप में, तो आपको बताना है 2000 ईस्वी में, यानी ये नवीन त्यौहार के श्रेणी में आएंगे। इनके अलावा असम में बिहू त्यौहार होती है जो साल में 3 बार होती है। एक आपका जनवरी महीना में होता है, एक आपका अप्रैल में और एक आपका अक्टूबर माह में होता है। 3 बार होती है। यहीं से आप याद रख लेते अच्छा होता। छऊ नृत्य ये 3 स्टेट में होता है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होता है। इनका नाम भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मयूरभंज का नृत्य छऊ होता है। मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। एक आपका पुरुलिया का छऊ होता है। पुरुलिया कहाँ पे है? पुरुलिया आपका बंगाल में। और एक आपका सरायकेला का छऊ होता है। ये सरायकेला कहाँ पे है? तो ये आपका झारखंड में है। तीनों को ध्यान रखेंगे। आपसे एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन कर लिया कि किस प्रकार के छऊ नृत्य में, है ना, जो आपका है मुखौटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि छऊ नृत्य में मुखौटा का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मयूरभंज की छऊ हो तो वहां पे मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता है। एक एक बात बताऊंगा जो सीधे मॉनिटर पे चमकेंगे, इधर उधर कहीं रास्ते में पड़े हुए नजर नहीं आएंगे भाई, है ना। इनके अलावा असम टी फेस्टिवल होती है। अंबुबाची मेला ये कहाँ पे होती है? कामाख्या मंदिर के जो है परिसर में होती है अंबुबाची मेला। कामाख्या मंदिर भी असम के अंदर ही स्थित है, देवी की शक्ति पीठ है, और वहाँ पे जो है तंत्र विद्या वगैरह की भी जो है सिद्धि प्राप्ति की जाती है। इनके अलावा बगुरम्बा, बिछुआ, ये सब भी आपके असम के प्रमुख त्योहारों में से हैं। इनके अलावा कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? देखिए कबड्डी, बेसबॉल और वॉलीबॉल और टेबल टेनिस, ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंसी रखती है आपके एग्जामिनर के दृष्टिकोण से और एग्जाम के लिहाज से। मैंने चारों ही बता रखा है, चारों क्या इससे भी और ज़्यादा बता रखे हैं। अब का मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि मेरी बात को आप कितने गौर से समझते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे पाए गए जो बच्चे सिर्फ PDF खरीद लिए हैं, करीब 2000 के ऊपर बच्चे, और सिर्फ PDF के भरोसे ही हैं। तो भाई PDF के भरोसे रहोगे तो ये जो मैं याद करना सिखा
बताता हूं कि आप कैसे लिंक करके याद कर पाओगे, या फिर ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं रहेगा तो कौन सा आंसर होगा, तो इस चीज से तो वंचित रह जाओगे ना। पीडीएफ बोलता थोड़ी है ना। तो पीडीएफ में ये फैक्ट आपको जरूर मिलेगा जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूं, लेकिन ये मेरे मुख 1 मिनट भी बंद नहीं हो रहा है, इस चीजों से वंचित ना हो जाओ, इसीलिए वीडियो देखना भी जरूरी है मेरे भाई। और मैं बता दूं कि एनालिसिस में जिस प्रकार से बच्चे मुझे पसंद करते हैं, एनालिसिस जैसे ही आता है कोई भी चीज का तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। एक ही रीजन है कि 20+ क्वेश्चन एग्जाम में मिला के देना। अगर मैं कहता हूं कि मैं आम दिन में जब एग्जाम नहीं चलता है उस समय जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा होता हूं, अगर बच्चे उतने ही शिद्दत से पढ़ना स्टार्ट कर देना मेरे भाई, तो ये दिन ही ना आए बोलने वाली कि सर क्वेश्चन आया था। सीधे सीधे एक ही बात बोलेंगे, सारा पढ़ाया हुआ आया था। ठीक है भाई, तो पहले ही थोड़ा सा विश्वास करके देखिए। अगर आगामी समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो जो मैं सीरीज चलाता हूं, जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, उसे देखना स्टार्ट कीजिए, है ना। एनालिसिस में जिस प्रकार से मैं फायदा कराता हूं, यकीन मानिए अगर आपने पहले से ही मेरे से साथ वीडियो देखते रहे, जुड़े रहे, तो आपको एनालिसिस का एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, गारंटी। ठीक है भाई, तो कबड्डी में कोर्ट की लंबाई होती है जी 12.5 मीटर। कबड्डी के मैदान की डायामीटर 12.5 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई होती है। हॉकी की मैदान की लंबाई की बात कर लेंगे। अब देखिए हॉकी खेल अभी काफी जो है फेमस चल रहे हैं हॉकी, क्योंकि इंडिया जो है काफी अंडर वाली जो जूनियर वाली है महिला पुरुष, उसमें भी कारनामा। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप भी अभी इंडिया में हुए हैं। तो हॉकी के मैदान आपके एग्जाम में आने के लिए एकदम जो है तैयार हो गए हैं, जल पक गए हैं। ठीक है, तो हॉकी की मैदान की लंबाई 60.96 मीटर और चौड़ाई जो है आपका 25.90 मीटर होती है। हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, आप लोग अगर कमेंट करें तो अच्छी बात रहेगी, है ना। मैं आपको फुटबॉल का बता देता हूं, फुटबॉल का 90 मिनट का होता है। हॉकी में ऑप्शन देता हूं 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट, है ना। तो ये आपको बताना है। इसके अलावा टेबल टेनिस की डायामीटर में लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे 2.74 मीटर लंबाई और चौड़ाई जो है 1.525 मीटर। अब देखिए कोई बच्चा अगर मैं यहाँ पे लंबाई चौड़ाई काट भी दूं तो आपको रीड करना आना चाहिए कि ये कैसे होगा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई हमेशा बड़का डायामीटर होता है और जो छोटा होता है वो चौड़ाई होता है हमेशा। ठीक है भाई, इसके अलावा वॉलीबॉल का लंबाई और चौड़ाई कितने होते हैं, तो 18 और 9 होते हैं। इसी से CGL 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि वॉलीबॉल में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, तो 2:1 होंगे भाई, क्योंकि 18/9 2:1 हो जाएंगे। इसके अलावा द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक लेखिका आपसे पूछा है अनुजा चौहान जी। अनुजा चौहान जी द जोया फैक्टर के लेखक लेखिका है। ऐसे ही कोई किताब मार्केट में ज्यादा मतलब कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही किसी को उठा के नहीं पूछ देते हैं। इनकी किताब की जाके रेटिंग देखिएगा, अमेजन वगैरह पे काफी अच्छा है, काफी पॉपुलर हुए। 2008-9 में ही ये किताब आया था द जोया फैक्टर, है ना। इनके लिए इनसे पूछा गया है। अनुजा चौहान की अन्य पुस्तक की बात करेंगे तो द बीजे बिल्ट होता है, बैटल ऑफ बिटोरा, ये भी इनके पुस्तक का नाम है। और भी कई सारे पुस्तक लिखी हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पे 2-3 जो मैंने बताया इसे ध्यान रखेंगे, अगर आने वाले शिफ्ट में इनसे पूछे तो ये यहाँ से आएंगे। इनके अलावा पिंजर, रसीदी टिकट, ये अमृता प्रीतम की पुस्तक है, इन्हें ध्यान रखना है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिपिन द मैन द बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये किनके ऊपर लिखा गया है, नाम से स्पष्ट है। भारत के प्रथम भूतपूर्व CDS और जो अब हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब के ऊपर लिखा गया। यह किताब के लेखिका कौन है, रचना बिष्ट रावत, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जादूनामा के लेखक जावेद अख्तर साहब है। जावेद अख्तर साहब को सभी जानते हैं, फरहान अख्तर के डैडी हैं, और ये गाना वगैरह लिखने में जो है महारत हासिल है इनको, है ना। और जो भी नेचर की चीज होती है इनके पास होता है। एक मैंने कॉमेडी देखा था जो कपिल में रहता है ना, कपिल के शर्मा में गुत्थी, है ना, अब तो नहीं रहती है, तो उन्होंने एक कवाली टाइप से जो है कॉमेडी बनाई है, तो उन्होंने बताया जावेद अख्तर साहब सारे नेचुरल का थीम ले लिया, जैसे झरोखा, है ना, घरौंदा, इस प्रकार के। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, बाबरनामा के लेखक हैं आपका कौन, बाबर स्वयं है, और आपका जो है हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा है अनसुटेबल बॉय, अभी 2-3 दिन पहले ही बताया है कि यह बेकरार हो गए हैं कॉफी विद करण, आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। जिस दिन आयुष्मान खुराना के क्रैंकिंग वाला द कोड वाला जो जर्नी इन माय बॉलीवुड, इस प्रकार की पुस्तक पूछे गए, उसी दिन बताया था। अनसुटेबल बॉय के लेखक लेखिका करण जौहर हैं। अनसुटेबल बॉय, अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक प्रियंका चोपड़ा जोनास हैं। प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक करीना कपूर है। ताहिरा कश्यप की पुस्तक क्रैंकिंग द कोड जर्नी इन बॉलीवुड, ये ताहिरा
कश्यप और उनके जो है पति कौन, आयुष्मान खुराना, दोनों के मिले जुले लिखे हैं। आई प्रोमिस, ये भी ताहिरा कश्यप की पुस्तक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पहले जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया, उड़ीसा सरकार के द्वारा और भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन कराया हूँ, कोई भी क्वेश्चन करंट सेक्शन से भी जो है ना वो भी करा दिया भाई साहब। इस बार मजा ही आ गया मुझे पढ़ा के आप लोगों को, है ना। पीडीएफ भी अच्छे खासे बच्चे ने जो है देखे। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने बताया वहां से जब आते ही ना खास करके करंट अफेयर की, तो क्या ही बताऊं, इतने प्रफुल्लित हो जाता है मन, है ना। पहली जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन है उड़ीसा में कराया गया। यह उड़ीसा के सरकार और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कराया गया। इस खेल को प्रथम स्थान जो हासिल हुआ है ये आपका उड़ीसा को ही हुआ है, मेजबान को ही हुआ है। इस खेल के प्रथम संस्करण में 26 राज्यों के एथलीट ने भाग लिया, 5000 के करीब, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया जो 36वें राष्ट्रीय गेम और 37वें राष्ट्रीय गेम, इन सबको नहीं भूलना है जी आपको। एग्जामिनर आज भूला है कल आएगा, भूली बिसरी प्रेम कहानी का नाम सुने होंगे, है ना। तो उसी प्रकार से याद आएगी फिर से बाद में, तो लौटेगा दौड़ के, है ना। तो ये आपका देखिए जो आपका ये थर्ड वाला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है और विजेता आपका पंजाब रहा है, और पहला हुआ था आपका ओडिशा में 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो ये चेंज जरूर याद रखें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो गई, अब खेलो इंडिया यूथ गेम की बात हो रही है। तो 2018 में नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से, बाद में 2019 में स्कूल को हटा के यूनिवर्सिटी जोड़ दिया गया, ठीक है। अभी जो 5वां संस्करण हुआ है ये एमपी के अंदर हुआ है, एमपी के 8 शहरों में हुआ है, विजेता महाराष्ट्र रहा है ना। दूसरा स्थान आपका हरियाणा का रहा है, तीसरा स्थान आपका एमपी का रहा है, और ये पहला कहाँ हुआ था, दिल्ली में 2018 में। तो ये सब बता दिए। इसके अलावा मैंने क्या बताया, 36वां राष्ट्रीय खेल ये हुआ था जी 2022 के अंदर गुजरात के अंदर। शाहबाज नामक जो है इनके शुभंकर मस्कट तैयार किए गए थे। इनके अलावा अच्छा हुआ याद आ गया, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में हुआ है ना, तो इनका मस्कट का नाम जीतू दिया गया था, ध्यान रखेंगे। जीतू एक बारहसिंगा का नाम है, बारहसिंगा के नाम पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में मस्कट यानी शुभंकर को तैयार किया गया, जीतू जो बारहसिंगा का नाम है। अब मैं यहाँ पे फिर वापस लौट जाता हूँ। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में हुआ, शाहबाज इसका मस्कट है। इसमें 36 खेल शामिल थे और गुजरात के 6 शहरों में कराए गए। सर्विसेज टीम जो है इसके विजेता रहे थे। और 37वें राष्ट्रीय खेल जो है आपका कहाँ पे होगा, तो गोवा के अंदर होगा इसी साल, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो उत्तराखंड में होगा। तो दोस्तों यही है, कहीं से कहीं तक ले जाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन न छूटे, परिश्रम चाहे जितना भी उठाना पड़े। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक गजल सम्राट है, ऑप्शन में आपका जगजीत सिंह साहब दिए गए थे। वैसे भी जगजीत सिंह साहब को भारत में गजल सम्राट कहे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सब कुछ पा लेने के बाद भी आदमी कभी कभी सब कुछ खो देता है, जो इनके साथ हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। इनके अलावा भारत में अन्य गजल गायक बेगम अख्तर है मैडम, इनको जो है गजलों की रानी कहा जाता है। ठुमरी की रानी जो है आपको गिरजा देवी को कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। पंकज उदास साहब है ना, चांदी जैसा रंग है तेरा गोरे जैसे गाल, ये तो आपने सुना ही होगा, ये पंकज उदास साहब का है। इसके अलावा मन्ना डे, इनके अलावा अनूप जलोटा भजन सम्राट भी कहा जाता है, इसे भजन सम्राट भी कहा जाता है अनूप जलोटा साहब को, आपने गीत सुना होगा, है ना। इसके अलावा भारत के लिए जो है कि रोहित शर्मा ने T20 खेलने वाले किस रिकॉर्ड तक, किस मुकाम तक पहुंचने वाले क्रिकेटर बने। रहे एक दिन बताए हैं, 1 CR मतलब 1 करोड़ बार बताए हैं, ठीक है, कि 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के तरफ से रोहित बाबू बने हैं, रोहित शर्मा जी का लड़का, ठीक है। तो T20 जो खेले 400 तक पहुंचे, ये रोहित शर्मा जी है। तो राइट आंसर 400 पे जिन्होंने भी टिक लगाया उनका राइट आंसर होगा। भारत के लिए 400 T20 खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का है। मैंने बताया कि व्यक्तिगत स्कोर 264 रन का विशाल पहाड़ ओडीआई क्रिकेट में, ये रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दोहरा शतक का जो है कर चुके हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, और मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी रहे हैं। इनके अलावा भारत, ये विराट कोहली का बात आ जाता है थोड़ा सा, तो विराट कोहली नवंबर 2022 में 4000 T20 इंटरनेशनल रन में पहुंचने वाले क्रिकेटर बने थे। इनके अलावा भारत के लिए पहले T20 शतक कौन लगाए थे, आश्चर्य हुआ, सुरेश रैना ने। भैया सुरेश रैना ने पहला T20 क्रिकेट में शतक लगा के इंडिया के लिए T20, टेस्ट और ओडीआई तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम शतकवीर बने थे। इनके अलावा सुरेश रैना के किताब का नाम जरूर याद रखें, कभी भी एग्जाम में आ जाता है, बिलीव है। भारत के लिए पहला दोहरा शतक जो है वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने नेट 200 रन बनाए थे, बाद में वीरेंद्र सहवाग, फिर रोहित शर्मा, फिर आपका ये लड़का किशन
ईशान किशन और अभी अभी एक छोटा लड़का शुभमन गिल, सबसे छोटू है ना, ये भी लगाए हैं दोहरा शतक। इनके अलावा पहला टेस्ट क्रिकेट कौन लगाया? लाला अमरनाथ साहब। इनके अलावा पहला वनडे शतक कपिल देव साहब, और पहला टेस्ट हैट्रिक कौन लिया है ना, तो ये हरभजन सिंह साहब है ना, 3 बॉल में 3 विकेट लिए थे भज्जी अपना। टर्मिनेटर कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? टर्मिनेटर कहा जाता है, टर्मिनेटर। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेकर कारनामा रच दिया था एक पारी में, कौन? कुंबले साहब। तो कुंबले साहब को भी ध्यान रखेंगे, इंडिया की तरफ से 10 विकेट लिए हैं, और इन मतलब पूरे विश्व में अब तक 3 ही खिलाड़ी हैं जो 10 विकेट लिए हैं। एक तो आपका जिम लेकर, इनका नाम ही है भाई लेकर, तो इन्होंने 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया पहली बार टेस्ट क्रिकेट में, एक पारी के सभी 10 विकेट। इसके अलावा दूसरा बना था कुंबले साहब, कुंबले साहब है ना, सभी जानते हैं। इनके अलावा तीसरा एजाज पटेल साहब है ना, एजाज पटेल साहब इंडिया का नहीं है, न्यूजीलैंड का। तो ये तीनों जो हैं आपके टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेकर जो है कारनामा रच चुके हैं। इसके अलावा 5 जो सर्वाधिक रन बनाने वाले ओडीआई क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी हैं, ये आपका सचिन तेंदुलकर साहब हैं पहला स्थान पे, और 5वां स्थान पे हमारा विराट कोहली है भाई है ना। दूसरा स्थान पे कुमार संगकारा है, तीसरा स्थान पे रिकी पॉन्टिंग है। इस प्रकार से चौथे स्थान पे सनत जयसूर्या है, 5वें स्थान पे विराट कोहली है, 6ठे स्थान पे महिला जयवर्धना है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, विराट कोहली अब तक आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, ये भी कमेंट कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे का मैं बता देता हूं, सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल ने लगाया है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत पारी आईपीएल के अंदर क्रिस गेल के हैं। आईपीएल लेटेस्ट वाली 2023 के विजेता सीएसके हैं, उपविजेता जीटी है, स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था। पर्पल कैप दिया गया मोहम्मद शमी को, ऑरेंज कैप दिया गया है गिल को। ये सब ध्यान रखेंगे। अंतिम मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम गुजरात में हुआ था, ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विराट कोहली को है ना 2020 यानी 20वीं शताब्दी के आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से भी सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे है ना। इनके अलावा ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आया था, लेकिन इसी लैंग्वेज में आया था, ये जरूरी नहीं है, इसीलिए इसे 90% कर लीजिएगा कि ब्रह्म समाज के फाउंडर था या फिर ईसवी थी या फिर कहाँ थी या फिर ब्रह्म समाज से कौन जुड़े रहे, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था दादा। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, कोलकाता में हुआ था, 1828 में करे थे। इनके अलावा राजा राम मोहन राय साहब के बारे में बता रखा हूँ कि आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे थे 1815 ईस्वी में। बाद में ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया था, भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। जैसा कि आप जानते हैं इनके बारे में एक डाटा दे चुका हूं, और समाज पे मैंने अलग वीडियो बना दिया हूं। उसको देखने के बाद इंडिया में कोई भी एग्जाम होगा जहां से आपको समाज से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है ना। तो भैया आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे कुरीतियों को जो है इन्होंने नष्ट किया और बहुत सारे जो है फैसिलिटी को बंद करवाया जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए अच्छा नहीं था। इनके अलावा 1829 में जो सती प्रथा की अंत होती है, इसमें भी राजा राम मोहन राय का अहम योगदान है ना, मतलब कन्वेंस करने में। किसको? विलियम बेंटिक को। ये विलियम बेंटिक कौन था? तो अंग्रेज है ना भैया, इन्होंने ही सती प्रथा को अंत किया था, इसीलिए अच्छे से नाम लेते हैं हम इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक कहते हैं इनको। इसके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे और इनके साथ में आत्माराम पांडुरंग साहब 1867 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये महाराष्ट्र में हुआ था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले साहब 1873 में, ये भी महाराष्ट्र में। आर्य समाज 1875 में, ये भी महाराष्ट्र में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखे थे इन्होंने दयानंद सरस्वती, और ज्योतिबा फुले साहब भी किताब लिखे हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक का सीजीएल में भाषा पूछ दिया था, तो आपको ध्यान रखना है मराठी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है गुलामगिरी। इसके अलावा जो आपका मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था ना 1927 ईस्वी के अंदर, तो ये भीमराव अंबेडकर साहब के साथ हुआ था ये वाला बात, तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई साहब, एक एक बात ध्यान रखेंगे काम आएगी। रामकृष्ण मिशन है ना, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद साहब 1897 कोलकाता के अंदर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। डिटरमाइन का सिनोनिम्स आपसे पूछा है। डिटरमाइन माने क्या होता है? तय कर लेना, कोई चीज डिटरमाइन कर लेना तो डिसाइड हो जाएगा, जज हो जाएगा है ना, पक्का कह सकते हो है ना, फिक्स कह सकते हो डिटरमाइन को। इसके अलावा ऑब्वियस का पूछा है, ऑब्लिवियस नहीं ऑब्वियस का पूछा है, ऑब्वियसली होता है ना, ऑब्वियसली का पूछा है आपका, तो ये क्लियरली हो जाए, जैसे बोलता है ना कि भाई स्पष्ट है ना, स्पष्ट है भाई है ना, ऑब्वियसली है ना, तो ये आपका क्लियरली हो जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य संबंधित किसी तथ्य का मीनिंग संस्कृत में है ना टॉकिंग टुवर्ड्स होगी? इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे भाई है ना। चलिए मैं इसकी बात आगे करूंगा क्योंकि इसके ओरिजिनल लैंग्वेज मुझे आगे मिल गया है, इस क्वेश्चन का ओरिजिनल लैंग्वेज आगे मिल गया है, तो इसे जो है मैं थोड़ा सा स्किप करता हूं, आगे इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा है ना भैया, डरने की बात नहीं है। अजय सिंह 2023 में किसके अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए अजय सिंह कई सारे चीज के अध्यक्ष बने हैं, तो डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में क्या था। एक अजय सिंह जो है स्पाइस जेट विमान कंपनी के अध्यक्ष
बने हैं। स्पाइस जेट समझते हैं ना, लाल मिर्ची कलर का जो है इसका कलर रहता है। स्पाइस जेट सोनू सूद काफ़ी प्रचार करते थे स्पाइस जेट से, है ना। इसके अलावा इसमें अगर आप फ़ोन लगाएंगे स्पाइस जेट के कस्टमर केयर में तो बोलेगा हाय आई एम टेपल, मतलब उसका जो बॉट है ना उसका नाम है, क्योंकि मैंने कर रखा है, एक बार मैंने अपनी टिकट रिफंड करवाया था, है ना। तो स्पाइस जेट में जो है आपका अभी बना है आपका अजय सिंह बने हैं 2023 में इसके चीफ। इसके अलावा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बने हैं अजय सिंह, एक अजय सिंह ये भी हैं। तो दोनों में से डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इनके अलावा एक अजय सिंह बंगा भी है। ये अजय सिंह बंगा जो है ये आपका विश्व बैंक में चीफ बने हैं डेविड मालपास के जगह में। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इसमें से कौन से चीफ से ये अजय सिंह को पूछा गया था। स्पाइस जेट से पूछा गया था, या बॉक्सिंग फेडरेशन से पूछा गया था, या विश्व बैंक से पूछा गया था। इन तीनों के अलावा नहीं पूछे गए होंगे, ये मेरी गारंटी है, काली जवान वाली, है ना। इसके अलावा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कौन सा महादेव पूर्व की तरफ से मिलता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको बार बार बताया, जब भी आप ज्योग्राफी पर हो तो मतलब जो आपका मानचित्र है उसको आंख के सामने जरूर लाओ। देखो मेरी ड्राइंग इतनी कमजोर है कि मैं अपना कोई भी नक्शा भी वगैरह नहीं बना पाता, लेकिन आंख के सामने जरूर लाता हूं कि हाँ भाई ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ है, ऐसे काम चलाता हूँ, ठीक है। तो आप भी लाना सीखें। एक दो दिन खराब लगेगा, बाद में कि बहुत अच्छा जो है रिजल्ट रहेगी इस चीज का, है ना भाई। देखिए हमारा इंडिया कहाँ होगा, कोई पता लगा सकता है इसमें? तो हमारा इंडिया यहाँ पे है, यहाँ जहाँ पेन चला है ना, यहाँ पे हमारा इंडिया है, और यहाँ पे रहेगी श्रीलंका, यहाँ पे रहेगी मालदीव, इस प्रकार से हैं। और ये वाला जो छोटे छोटे देख रहे हो, ये वाला पीला कलर का, ये इंडोनेशिया का द्वीपीय समूह वाला देश है, इस प्रकार से भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सा महादेश जो है पूर्व की तरफ से मिलता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए उत्तरी अमेरिका को पूर्व से टच करेगा आपका यूरोप महादेश, और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में रहेगा आपका अफ्रीका महादेश। तो डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन में दिया गया था। अब यूरोप और अफ्रीका होंगे फिर से, अगर ये दोनों पूछा है। अगर खाली उत्तरी अमेरिका पूछा है तो यूरोप होगा पूर्व के तरफ से, है ना। तो ये वाली नक्शा के सहारे आप इस चीज का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इनके अलावा सांची के स्तूप के नींव किसने रखा था भाई? नींव क्या बनाए ही थे, अशोक साहब ने बनाए थे। ये मौर्य सम्राट अशोक राजा जिन्होंने सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के गांव सांची में बनाए थे, ठीक है। इनके अलावा ये कब बनाए थे? तो ये 3री शताब्दी में बनाए थे। कोई पूछे तो बता दीजिएगा चुपके से। इसके अलावा सांची के स्तूप की जो आधुनिक स्वरूप है, जो मॉडर्न स्टाइल में जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, उस स्टाइल में खोज करने का श्रेय या फिर लाइट में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हेनरी टेलर को दिया जाता है, जो 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोज किया था। देखिए इन्वेंट करना और बनाना दोनों में फर्क है ना भाई, है ना। जैसे मैंने घर बनाया और मेरी घर जो है बहुत ज्यादा आंधी आई, उसमें दब गई, 50 साल के बाद कोई खोदा तो उसका नाम थोड़ी होगा, बनाने वाले का नाम होगा, लेकिन इसको उसका भी नाम होगा किस मतलब फाइंड करने में, ठीक है भाई। इसके अलावा अग्निमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को रिजुविनेट करवाया था, यानी जो है जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्द्वार करवाया था, खर्च वर्च किए थे उन पे। इनके अलावा देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग लैंग्वेज में 3 4 5 बच्चे से क्वेश्चन प्राप्त हुए, तो अलग अलग लिखे सभी बच्चे ने। मैं आपके सामने सभी चीज लिख दिया हूं और सभी का आंसर देने वाला हूं। दांडी मार्च की के संबंध क्या था? एक बच्चे ने तो ये लिखा, या कब हुआ, या फिर इस आंदोलन के बाद कौन सी आंदोलन हुई। देखिए मैंने गांधी इरा को आपको इतनी बार दर्शन करा दिया हूं, जितनी बार गांधी जी खुद अपने युग में नहीं जिए होंगे, उतनी बार मैंने आपको गांधी युग में ले गया भाई साहब, है ना। तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा ना। आइए जवाब देते हैं। दांडी मार्च ब्रिटिश कानून को उल्लंघन करने के लिए था कि नमक जो है उस पर कर पे इतनी लगा दिया था कि भाई कोई बना नहीं सकता था। तो इन्होंने गांधी जी ने जो है समुद्री जल से नमक बना के इनका जो है कानूनों को भंग करने की जो है लक्ष्य था, और ये हुआ भी। तो ये थे आपके दांडी मार्च, ठीक है। इसके अलावा दांडी मार्च की शुरुआत कब से होती है? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से होती है, और इसी के यादगारी में यही साबरमती आश्रम है जो अहमदाबाद में है। और ये जो हम अभी जी रहे हैं, हम अमृत आजादी का अमृत महोत्सव, तो ये जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है ये कहां से स्टार्ट हुआ? तो आपको बताना है कि अमृत महोत्सव का कार्यकाल जो है ये आपका साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट हुआ है। गांधी जी के इन्हीं क्रियाकलापों को, है ना, फिर से एक लाइव देने के लिए, मतलब जान डालने के लिए, उन चीजों में यादों को तरोताजा करने के लिए। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? 1942 में हुई थी, और इन्हीं में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन ये कहां पे हुआ था, तो आपको महाराष्ट्र बताना है, मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। इनके अलावा गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, 1915 में 9 जनवरी शुभ दिन को लौटे थे। इंडिया लौटने के बाद सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में भाग लिए थे, फिर आपका खेरा आंदोलन 1918 में भाग लिए थे, फिर अहमदाबाद आंदोलन 1918
में भाग लिए थे, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में भाग लिए थे, फिर आपका गांधी इरविन समझौता करते हैं 1931, सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेते हैं 1931, अम्बेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट करते हैं 1932, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता संभालते हैं 1924, है ना। असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के फलस्वरूप 1922, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो है आपका इंडियन क्विट मूवमेंट के जो है नेतृत्व करते हैं इस प्रकार से, और 1948 में इनका स्वर्ग सिधार हो जाता है। इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनके अलावा अफ्रीका में इन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना करे थे, तो ये बात भी आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा ये जो है इनका गुरु बता ही दिया। इनके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, है ना, ये सब जो है किताब लिखे हैं, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑन कूड 9, इसका मतलब क्या होता है? बाग बाग हो जाना, अति आनंदित होना, दिल बाग बाग हो जाना। जीडी आ रहा है भाई, हिंदी भी पूछते हैं उसमें, दिल बाग बाग हो जाना मतलब अति आनंदित हो जाना, ऑन कूड 9 हो जाना। इनके अलावा ब्लोइंग ऑन वन ट्रम्पेट, अपनी ट्रम्पेट खुद ही बजाओ, अपनी ट्रम्पेट खुद ही बजाओ भाई साहब, है ना। तो ये हो जाती है अपनी बड़ाई खुद ही करना कि मैं जो करता हूँ एवरी थिंग इज राइट, और दूसरे आदमी जो करते हैं ना उसकी ढंग सही नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, स्पेशल जो ओरिजिनल इसके अर्थ हैं, अर्थ ऐसा है कि मैं जो करूँ वो हमेशा सही होता है दूसरों की तुलना में, ठीक है भाई। इसके अलावा व्यक्तिगत आय क्या होता है? तो पर्सनल इनकम क्या होती है कि किसी देश के नागरिक को प्राप्त होने वाली इनकम। आपको जो इनकम प्राप्त होता है दिस इज व्यक्तिगत इनकम। अगर आपने इनकम टैक्स के स्लैब में आना है तो जो आप डायरेक्ट टैक्स चुकाओगे यानी जो इनकम टैक्स दोगे, उनको काटने के बाद आपके आय की जो रकम बच जाती है उसे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहा जाता है, खर्च योग्य पर्सनल इनकम कहा जाता है। सही बात है भाई, पहले तो सरकार इनका इनकम टैक्स ले लेते हैं और जो बचता है उसमें मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। चूंकि इस चीज को मैं फील कर रहा हूँ इसीलिए ये प्रैक्टिकल है मेरे साथ, तो आप लोगों को बताने के लिए डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है जिसे आप खर्च कर सको आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ऐसा इनकम जो आप कमाते हो उस पे सरकार को डायरेक्ट टैक्स चुकाने के बाद जो बचता है उस पे आपका पूरा हक है, आप उसे खर्च कर सकते हो। इसके अलावा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, जीएनपी क्या होती है? जीएनपी मैंने बता रखा है भाई, जीडीपी। अच्छा जीडीपी वाला एक और होगा, जीडीपी जो है एक और मैंने यहाँ पे आपको जो है बताना है कि जीडीपी कैसे होता है ना। एक तो जीडीपी क्या होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। तो ये जो जीडीपी से आप जीएनपी का रिलेशन स्थापित करोगे, यही चीज बताना चाह रहा हूं मैं। ये चीज लिखना भूल गया कि एक्स और एम क्या होता है। अच्छा मौखिक रूप से बता दूंगा। तो ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये क्या होता है कि जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो हमें जो है ये जीडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है मूल्यह्रास को घटा के, है ना। इसके अलावा ये जीएनपी और जीडीपी में अगर आपको रिलेशन स्थापित करना हो तो क्या करोगे, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक्स कौन है? तो ये एक्स है कि देसी बंदा विदेश में जाके जो है पैसा अर्न कर रहा है सऊदी अरब में, है ना। और ये एम कौन है कि विदेशी बंदा सैम जो है ये उड़ीसा में आके कमा रहा है। तो जीडीपी में विदेश से जो हमें रकम प्राप्त होगी देसी आदमी के द्वारा कमाया गया उसको जोड़ेंगे, और हमारे देश से जो कमा के ले जा रहे हैं विदेशी उसको घटाएंगे, तो मेरा जो है जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। एक सेकंड, अगला प्रश्न जो है हमारा पूछा गया था कि कोशिका भित्ति के निर्माण में प्राथमिक उत्पाद क्या है। सब दिन बताया थे, देखिए ऑप्शन में सेलुलोज तथा कैरोटीन दिया गया था, सेलुलोज आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला फैक्ट जरा पढ़ेंगे, बताया था कोशिका भित्ति में सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज जिन्होंने भी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में देखिए सबसे पहले तो ये जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ पादप प्लांट कोशिका में होगा। अब कोशिका प्लांट के अंदर भी दो प्रकार के बांट देते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने कहा था कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है गरीब है, तो गरीब को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रभु देते ही हैं। तो इस गरीब को जीने के लिए इसके जो कोशिका यानी सेल वाल बने हैं, कोशिका भित्ति बने हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिका भित्ति जो है आपका बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। जो गरीब है ना प्रोकैरियोटिक, उसके जो सेल वाल बने होते हैं ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक की बनी होती है सेलुलोज की। तो अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक में दिया है मान लो, दूसरा में दे दिया है सेलुलोज और तीसरा में A+B दे दिया है, तो A+B ज्यादा सूटेबल आंसर होगा भाई साहब, है ना। अगर सिर्फ सेलुलोज है, केराटिन है, प्रोटीन है खाली, है ना, वसा है, तो मान लीजिए तो सेलुलोज आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे, है ना। सबसे पहले पादप कोशिका में सेल वाल, इसके भी दो भाग, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कैसा, गरीब, तो गरीब को जीने के लिए चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, और जो आपका यूकैरियोटिक है वो सेलुलोज की
बनी होती है, ओवरऑल कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जो पादपों को स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करता है। कोशिका भित्ति है ना, पादप कोशिका में पिगमेंट भी पाई जाती है। पिगमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, हरित लवक जिसे कहते हैं। सैनिकल का सिनोनिम्स आया है डेवियस होता है, बुरा हो सकता है इसका। इसके अलावा साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बहुत आदमी को दिया गया है। तो यहाँ जो है मुझे आप लोग बताएंगे क्या था इसके ऑप्शन में। इनके अलावा मेंटेनेंस बिहेवियर स्पेलिंग मिस्टेक आया था। देखिए साहित्य अकादमी ज़्यादा आदमी को तो नहीं दिया गया, मैं जो है अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। हाँ, अगर जो साहित्य वाला होता साहित्य अकादमी तो मैं बता दूंगा बद्री नारायण, अनुराधा राय, ये सबको, लेकिन ये नाटक वाला था, है ना। तो देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शन में था। इसके अलावा मेंटेनेंस बिहेवियर स्पेलिंग मिस्टेक आया था। ये जैसा आपका लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। भारत में मानसून रिटर्निंग का मंथ क्या है? कल ही बताया था, अक्टूबर से जनवरी, है ना। इसे मानसून जो है आपका ऐसे अक्टूबर से जनवरी रहता है, तब मतलब 4 महीने हो जाते हैं, लेकिन आपको 3 महीना इसका प्रॉपर काल रहता है। एज पोनी एज $3 इस प्रकार से जो है $3 बिल, इस प्रकार से जो है आपका इडियम्स आया है। तो इसका मतलब फेक सिंथेटिक हो सकती है, नकली हो सकती है ना। इसके अलावा यहाँ देखिए जो लास्ट क्वेश्चन जो बताया था कि मैं आगे बताऊंगा, ये क्वेश्चन का मीनिंग मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज यहाँ पे है कि भारत में नृत्य जिसे कोमल और महिलाओं के द्वारा की जाती है निम्नलिखित में से किस शब्द का मतलब संस्कृत में टॉकिंग टुवार्ड्स है? आपके ऑप्शन में लास्ट से तांडव नृत्य अभिनय दिया गया था। अभिनय मतलब होता है कोई एक्ट करना, तो ये नहीं होगा, है ना। नृत्य मतलब डांस हो गया, ये भी नहीं होगा। तांडव मतलब उग्र रूप धारण करना, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच जाता है लास्ट से। इस लास्ट का मतलब ही है जो आपकी क्वेश्चन को पूछा गया है, तो लास्ट से आंसर इस राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्न एनालिसिस अंग्रेजी के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ये एनालिसिस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी निःशुल्क मिल जाती है और पेड ग्रुप में तो मिलती है, व्हाट्सएप पे तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।